हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हमने यूपी पीसीएस प्री 2023 के प्री एग्ज़ाम का एग्ज़ाम एनालिसिस आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। दोस्तों इसमें जो दिनांक 14/5/2023 को प्री का जो जीएस वाला पेपर है उसको पूरा सॉल्व करके आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा उत्तर आपको गलत लग रहा है या फिर सब सही है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 12.8% वन है। दोस्तों 12.8% नहीं है, 12.8 की जगह पर 6.5% वन है उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया के जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। दोस्तों ये वाला भी ऑप्शन गलत है और ये वाला भी ऑप्शन गलत है, यानी ना तो एक ना ही दो वाला ऑप्शन बी सही होगा। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि विद्युत जनित हैं, नवीकरणीय है, गैर नवीकरणीय है या ऊष्मा जनित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, नवीकरणीय है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजीजुद्दीन खान, ऑप्शन नंबर बी। अजीजुद्दीन खान ने संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था मोहम्मद फिरोज तुगलक के समय नागरकोट अभियान के दौरान। प्रश्न नंबर 4 है, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? तो दोस्तों गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022-23 का जो विषय था, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा यस्य निर्धनता का या के प्रकार है या फिर हैं? ऑप्शन है पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता या प्रकार्यात्मक निर्धनता। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 1 और 2 है ये दोनों सही हो जाएंगे। पूर्ण निर्धनता यानी निरपेक्ष निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता जो है निर्धनता के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 वाला ऑप्शन सही होगा। 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? कथन 1 है, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। और कथन 2 है, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि का जो है आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन नंबर जो 2 है केवल 2 ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें है केवल 2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। दोस्तों सबसे पहले क्या घटित हुआ था, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या घटित हुआ था ये बताना है। तो दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ये आपको याद होगा। उसके बाद में अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ। उसके बाद में 1949 में संविधान अंगीकृत हुआ और लास्ट में 19 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है जो है बनके तैयार हो मान लिया गया था, अंगीकृत कर लिया गया था। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। व्याधि यानी कि रोग और दूसरा है कारक। रोग और कारक को मिलाना है। दोस्तों जो पेप्टिक वर्ण होता है यानी पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक वर्ण को पेप्टिक अल्सर इंग्लिश में बोलते हैं। तो पेप्टिक अल्सर जो होता है वो जीवाणु से होता है यानी बैक्टीरिया से होता है। इंग्लिश वाला मिलाते हैं, यहाँ पे विषाणु 2 जगह लिख गया है। तो जो पेप्टिक अल्सर है वो बैक्टीरिया से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 4 से इसका मिलान होगा। डेंगू जो होता है दोस्तों वो आपका विषाणु जनित होता है, यानी बी का 1 से मिलान हो जाएगा। ए का 4 से, बी का 1 से, ए का 4 बी का 1 ऑप्शन नंबर आपका बी में है। तो ए का 4 बी का 1 ऑप्शन नंबर बी में है। सी का 3 हो जाएगा। फील पॉ जो है कृमि से होता है और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 9 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहले पुस्तक दी गई है, पुस्तक के बाद में विषय मिलान करना है कि किस पुस्तक का क्या विषय है। मिराते सिकंदरी दोस्तों किससे संबंधित है ये बताना है। बुरहाने मासिर किससे संबंधित है ये बताना है। रियाज उस सलातिन किससे संबंधित है ये भी बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें जो मिराते सिकंदरी है, मिराते सिकंदरी का जो संबंध है गुजरात विजय से है। मिराते सिकंदरी गुजरात विजय से इसका संबंध है। उसके बाद बुरहाने मासिर बुरहाने मासिर जो है बी का आपका 2 से मिलान हो जाएगा। बहमनी के अहमदनगर का इतिहास बुरहाने नासिर में, यानी ए का 4 बी का
2 होगा, बी का 2 बहमनी के अहमदनगर, ए का 4 बी का 2। उसके बाद रियाज उल सलातिन जो है, रियाज उल सलातिन ऑप्शन नंबर ए से इसका मिलान हो जाएगा, एक से बंगाल का इतिहास। और रियाज उल इंसा जो है आपका महमूद गवाह के पत्रों का एक संग्रह है, तो इसका इससे मिलान हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 4, बी का 2, सी का 1। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही होगा, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। प्रश्न नंबर 10 है, नीचे 2 कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। तो दोस्तों ये कथन तो सही है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। दोस्तों जनसंख्या में अगर तीव्र वृद्धि होती तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है, बनता नहीं है। तो यानी ए तो सही है, आर गलत है, यानी कथन ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों ये डाउटफुल है, लेकिन मेरे हिसाब से युगांतर इसमें सही होना चाहिए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? दोस्तों न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस को चुना गया है, क्रिस हिपकिंस को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस हिपकिंस। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन और प्रचारक सहित सही सुमेलित है? तो दर्शन और प्रचारक में न्याय और गौतम वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बाकी सभी गलत हैं। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? दोस्तों सबसे पहले तो 1972 में जनगणना शुरू हुई थी, जो नियमित नहीं थी। उसके बाद 1881 से जो है नियमित जनगणना शुरू हुई। तो 1872 वाला इसमें ऑप्शन है नहीं, 1881 ऑप्शन बी डी में है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा है तो आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है, तो ये ऑप्शन सही है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन है तो आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, ऑप्शन नंबर 2 जो इसका गलत हो जाएगा, यानी केवल एक वाला ऑप्शन सही होगा। तो केवल एक ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 है, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तुमकुर कर्नाटक में हो जाएगा। फरवरी 2023 में सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण का संयंत्र जो है का उद्घाटन तुमकुर कर्नाटक में हुआ था। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन कवित्री और पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? दयाबाई जो हैं उनको विनय मल्लिका इनकी पुस्तक है, सहजोबाई का सहज प्रकाश है, बाकी दोनों का क्लियर नहीं है दोस्तों, या तो सी होगा या फिर डी होगा। दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें गणेश देव वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, गंगाबाई जो है गणेश देव से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 18 है, पंचायत के समस्त चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या फिर हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों बताना है। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए थी। दोस्तों अशोक मेहता में कहा गया था कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायत में उसे 2 स्तरीय में बदला जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण है तो खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये खंड क्षेत्र पे नहीं कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, यानी केवल एक सही। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, केवल एक। प्रश्न नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है ये बताना है। तो आगरा में, वाराणसी में और ग्रेटर नोएडा में तो G20 की बैठक हुई थी, लेकिन कानपुर में नहीं हुई। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कानपुर। चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? तो दोस्तों चरक संहिता 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? तो 4 चैम्बर्स होते हैं केवल इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जाएगा। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई? तो 149 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई थी, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के लिए किया जाता है? तो जो मॉडर्ना वैक्सीन जो है mRNA के लिए प्रयोग की जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? दोस्तों 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? तो भागदूह अधिकारी जो होता है राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अनुच्छेद दिए गए हैं और सूची 2 में उसका विषय दिया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 324 में आप सभी को पता है निर्वाचन आयोग है, तो ऑप्शन नंबर ए का 4 से मिलान हो जाएगा। 315 में लोक सेवा आयोग है यानी बी का 3 से मिलान हो जाएगा। 280 में वित्त आयोग है यानी कि सी का आपका 2 से मिलान हो जाएगा और डी का 1 से हो जाएगा। यानी ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 और सी का आपका 2 हो जाएगा। ए का 4 बी का 3 सी का 2 और डी का 1 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 है केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन ए है राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण देना। ऑप्शन बी है 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 35 लाख करोड़ रुपए है। तो ऑप्शन सी है 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है। या फिर जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति दी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है जीएसडीपी को 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति दी गई है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। तो वह कौन बौद्ध भिक्षु थे जो मिलिंद पन्हो और मिलिंद जो राजा थे उनके बीच जो संवाद हुआ था वो थे नागसेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, नागसेन वो भिक्षु थे। प्रश्न नंबर 30 है निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी? तो प्रिंस हैरी ने ये पुस्तक लिखी है स्पेयर पुस्तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नीचे दिए गए 2 कथन है जिसमें से एक अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर गलत आर कहा गया है। कथन है फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया और इन्हें मध्य प्रदेश के कून्हो पार्क में रखा गया था। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कथन है उसकी सही व्याख्या जो है कारण नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों आर ए की सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भारत में चीतों की आबादी है उसको सुधारना भारत की प्राथमिकता है। प्रश्न नंबर 32 है डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? यह एक स्वतंत्र प्रसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा एक। दूसरा इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। दोस्तों इसे महाराष्ट्र में नहीं गुजरात में स्थापित किया गया था, तो गुजरात यहाँ पर होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही यानी केवल 1 सही, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है या फिर है? पहला कथन है प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। बिल्कुल सही है, 7 पंखुड़ियों वाला कमल तो है। प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये गलत है। दोस्तों जो कमल का फूल बना है G20 प्रतीक चिन्ह में, उस फूल का मतलब होता है आशा, ना कि महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत हो जाएगा, केवल 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार हैं। ये तो बहुत आसान प्रश्न था। 35वां प्रश्न है सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है ये बताना है आपको। जुलाई 2022 से क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर है। ऑप्शन नंबर बी है 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई है। पीएमआई सेवाओं में 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया है। और ऑप्शन नंबर डी है फैशन, ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2023 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, फैशन, ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में स्थान रखेंगे, ये वाला सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36 है निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए और तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, नारायण राव और माधवराव। दोस्तों बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले शासक थे, उसके बाद बाजीराव आए, फिर माधव आए और फिर नारायण राव आए। यानी 1 2 4 3 इसका सही उत्तर होना चाहिए। तो 1 2 4 3 वाला जो ऑप्शन है 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र डोनेट्स्क है। खार्किव तो राजधानी है, लेकिन डोनेट्स्क यहाँ का कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा जो है कोयला उत्पादन का केंद्र है। सही उत्तर सी होगा। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति होती है। दोस्तों लघु ज्वार की स्थिति नहीं होती है। लघु ज्वार की स्थिति तब होती है जब समकोण बनाता हो, ये सीध में हो तब नहीं बनती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो गलत हो जाएगा। बेगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। तो दोस्तों बेगुला जो है प्रशांत महासागर की ठंडी धारा नहीं है। तो इस तरीके से भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। दोस्तों पृथ्वी पर ज्वार जो है 12 घंटे 30 मिनट में नहीं, 12 घंटे 26 मिनट पे आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुन्नार मिर्डल ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या फिर है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ भी दी थी, तो इन्होंने भी ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस इन्होंने छोड़ी थी, जो हरिजन लोग थे उनके लिए इन्होंने छोड़ी थी और इन्होंने दूसरा संगठन जो है ज्वाइन कर लिया था। तो इस तरीके से 1925 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ी और असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा भी लिया था। तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन सही, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य तक धूम्रपान मुक्त होना है, तो कब तक धूम्रपान मुक्त होने के लिए लक्ष्य रखा है? 2025 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो दोस्तों यति एयरलाइन जो है वो यति एयरलाइन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 42 है, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर है? तो 2022 में ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भारत 10वें स्थान पर था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं पानी का हौज। दोस्तों पानी के हौज में पानी इकट्ठा भी किया जाता है, भंडारण किया जाता है और पानी को ज़रूरत पड़ने पर सिंचाई वगैरह में काम भी लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जल विभाजक जो होता है, दो पर्वतों के बीच विभाजन जो हो जाता है उसे जल विभाजक कहते हैं। आर्द्र भूमि, दलदली भूमि को कहते हैं। व्यर्थ भूमि तो व्यर्थ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या फिर है? ऑप्शन कथन 1 है, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर यानी कि बढ़कर 2022 में 132 हो गई है। दोस्तों ऐसा नहीं है। मानव विकास सूचकांक में अगर संख्या बढ़ रही तो इसका मतलब है कि उन्नत नहीं, कमी आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 122 तक गिर गई है, यानी नीचे हुई है, निम्न स्तर पे आई। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है वो सही हो जाएगा। तो केवल 2 जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी में वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 46 है, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है ब्याज भुगतान 20%, सब्सिडी 9%। ऑप्शन सी है करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18% और रक्षा व्यय में 8%। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही नहीं है। करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18% नहीं है। प्रश्न नंबर 47 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। दोस्तों सबसे पहले है उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत। उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत जो दिया था हेनरी जॉर्ज ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का मिलान 4 से हो जाएगा। उसके बाद में सामाजिक अपसमायोजन का सिद्धांत जो है एडविन केनन ने दिया था, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। ए का 4 बी का 3। उसके बाद जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत माल्थस ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। और
डी का 1 से मिलान हो जाएगा, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1, 2 का और डी का 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 1, यानी सी का थॉम्पसन से मिलान हो जाएगा और डी का आपका 2 से मिलान हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो नेफेंथिस जो है कीटभक्षी पौधा है, बाकी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों जो रियो ग्रांडे नदी है, रियो ग्रांडे यूएस और मैक्सिको के बीच जो है सीमा बनाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र और शासित प्रदेश के सही सम्मिलित हैं? तो दोस्तों इसमें है नीति दर्रा, उत्तराखंड में पड़ता है, ये तो सही है। अगिल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। माना दर्रा जो है आपका यूके में पड़ता है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यानी कि ये तीनों नहीं सही मिलान है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। पोषक स्तर बनते हैं, तो दोस्तों पोषक स्तर जो है खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 सम्मानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? स्वास्थ्य शोध विभाग में 9,155 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य मंत्रालय में 89,155 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में 80,000, प्रधानमंत्री जन आरोग्य में 5,000 करोड़ रुपये। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय में 89,155 करोड़ रुपये जो हैं आवंटित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 53 है, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? पहला कथन है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, यानी ये सही है। संसद को अपनी किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है, यानी जो भी सेवा शर्तें हैं उसे निर्धारित करने का अधिकार है, तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ऑप्शन नंबर डी में है, तो 2D सही हो जाएगा। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी है? तो दोस्तों ताइवान जो है, ताइवान ने ये व्यवस्था की है कि जो 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे बच्चे हैं उनको 1 वर्ष की सैनिक सेवा देनी होगी। ताइवान ऑप्शन सही हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक हैं अनुराधा राय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो दोस्तों ये टॉक्सवाइड है, टॉक्सवाइड टीका डिप्थीरिया से बचाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। जलीय पौधा जिससे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह कौन सा पौधा है? तो एजोला पौधा है। एजोला पौधा से ही खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है इसे, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। दोस्तों इसमें बताना ये है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना है कूट के द्वारा। कथन है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार कर एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। कथन तो सही है। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, तो राष्ट्रपति को उस जो विधानमंडल है उसका जो प्रस्ताव है उसे मानना अनिवार्य नहीं है, यानी कि जो कथन ए है और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो हंसी यानी लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका जो बी है बिल्कुल सही होगा। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? दोस्तों बरेली से जो 1857 की क्रांति में नेता थे खान बहादुर खान थे, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? दोस्तों दोहरे दंड की धारा इसमें नहीं है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध है इसमें, का उत्तर विधि भी है, एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ भी है, यानी कि यातना के विरुद्ध निषेध नहीं है, यानी कि अगर कोई प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर कर रहा है तो इसके लिए कोई इसमें हिस्सा नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है बिल्कुल सही होगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 62 है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है?
कथन एक है, महान्यायाधीश के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह होगा, यानी कि उसके लिए योग्यता उसके बराबर होगी। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका कथन नंबर ए सही है। कथन दो है, महान्यायाधीश को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो कथन नंबर 2 है वो गलत है, क्योंकि महान्यायाधीश को राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। तो कथन एक सही है, यानी केवल एक सही, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो जनसंख्या स्थायित्व का जो लक्ष्य है वर्ष 2070 तक का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची या और विषय सही सुमेलित है? दोस्तों अनुसूची दी गई है, 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तीसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान है, यानी कि ये तो सही है। तीसरी अनुसूची से 8वीं अनुसूची में भाषाएं सही हैं। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर है। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वीं अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में सतत विकास लक्ष्य दिए गए हैं और दूसरे में संबंधित उसके विषय दिए गए हैं। दोस्तों बताना है कि SDG 10 किससे संबंधित है? तो दोस्तों SDG 10 जो है वो आपका असमानताओं में कमी से संबंधित है। तो SDG ए का आपका 3 से मिलान हो जाएगा। उसके बाद में आपका SDG 13 जो है, SDG 13 का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। तो ऑप्शन नंबर बी का संबंध 1 से हो जाएगा, यानी कि ए का 4 और बी का 1 होगा। ए का 4 और बी का 1 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? यानी निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक बताना है कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, नाइट्रोजन। प्राकृतिक रेशम का घटक नाइट्रोजन होता है। निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया है? तो दोस्तों नदीम जहावी को टैक्स स्कैंडल यानी कि टैक्स चोरी के लिए यानी टैक्स में घोटाला करने के लिए हटाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो भारतीय जैविक डेटा केंद्र जो है हरियाणा राज्य में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। माउंट न्यूमेन निम्नलिखित से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों माउंट न्यूमेन जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? स्वैच्छिक समाज सेवा जो है वो आर्थिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है कथन, विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला जाता है। यानी 1 और 2 दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन एक योजना और वर्ष सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में चालू हुई थी, ये सही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना भी 2014 में चालू हुई थी, ये भी सही है। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 में चालू हुई थी, ये भी सही। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ये सही नहीं है, क्योंकि 2015 में ना होकर 2016 में चालू हुई थी, तो इसका 2016 होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 73 है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे सतत विकास कहते हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 74 है, उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। तो अब कथन 1 तो सही है। दूसरा है, संसद को अधिकार है कि कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो दोनों इसमें कथन सही हैं दोस्तों, 1 और 2 दोनों। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है 1 और 2 दोनों ये वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? तो निसार उपग्रह जो है इसरो और नासा के द्वारा इसे विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 76 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, तो सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। दोस्तों जो बेतवा नदी है वो प्रयागराज में नहीं मिलती है, बेतवा नदी जो है हमीरपुर में मिलती है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए हमीरपुर।
यानी कि एक तो सही है, दूसरा गलत है, केवल एक इसका सही उत्तर होगा। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में लिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है? तो दोस्तों जो प्राचीन काल में भारत पे आक्रमण हुए उनमें सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक आए और फिर कुषाण आए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, यूनानी, शक और कुषाण। प्रश्न नंबर 78 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसके द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो है व्यवस्था की गई। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। प्रश्न नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? तो दोस्तों जो इंसुलिन होता है हार्मोन, ये जो है आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। प्रश्न नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? तो एक्टिनियम जो है, एक्टिनियम ये नोबल गैस नहीं, बाकी आर्गन, क्रिप्टन और राडान तीनों नोबल गैस हैं। प्रश्न नंबर 81 है, पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? वह जर्मनी के मूल निवासी थे। दोस्तों पोप बेनेडिक्ट जर्मनी के निवासी थे, सही है। दूसरा कथन है वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। दोस्तों ये सही है, पिछले 600 वर्षों से किसी पोप ने भी इस्तीफा नहीं दिया था। पिछले जो पोप थे 1415 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दी थी, लेकिन अब जाके 600 वर्ष बाद लगभग इन्होंने जो है इस्तीफा अपने पद से दिया है। तो एक और दो दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित कथनों का कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो जो प्राकृतिक वास का विनाश है, इससे ही जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है जल, यानी जाइलम जो है पौधों में जल के परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। प्रश्न नंबर 84, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास जो है राजस्थान में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। फिलीपाइंस में नारियल और गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? दोस्तों इसमें हालैंड वासियों को, ब्रिटेन वासियों को, फ्रांसीस वासियों को या स्पेन और अमेरिका वासियों को? तो दोस्तों नारियल और गन्ने की जो कृषि विकास का श्रेय है वो स्पेन और अमेरिकी वासियों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत की प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। इसमें दोस्तों जो यमुना नदी है वो आपका यमुनोत्री से निकलती है, कृष्णा नदी जो है महाबालेश्वर से निकलती है। उसके बाद में यानी ए का आपका 4 हो जाएगा और बी का 3 होगा। ए का 4 और बी का 3 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सी का 2 हो जाएगा, यानी गोदावरी नासिक से निकलती है और महानदी सिहावा से। प्रश्न नंबर 87 है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पर्वत दिया गया और सूची 2 में देश दिए गए हैं। दोस्तों पर्वतों की अगर बात करें तो किलिमंजारो तंजानिया में पड़ता है और टूबकल जो है मोरक्को में है। किलिमंजारो तंजानिया में है, टूबकल मोरक्को में, यानी ए का 3 और बी का 1। ए का 3 और बी का 1 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सी का 4 है, यानी स्टैनली जो है युगांडा में है और हांगर जो है अल्जीरिया में पड़ता है। प्रश्न नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा झील और देश सही सम्मिलित है? माराकाइबो वेनेजुएला में, ये सही हो जाएगा। माराकाइबो जो है वेनेजुएला में है। मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बैकाल रूस में है। दोस्तों जो ओनेगा है, ओनेगा कनाडा में ना होकर रूस में है, यानी यहाँ पे रूस होना चाहिए था ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका है बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओनेगा रूस में है, तो इसका सही उत्तर ओनेगा होगा। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं वाई वेणुगोपाल रेड्डी, सी रंगराजन, रघुराम राजन या बिमल जलान। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बिमल जलान, वो सही हो जाएगा। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक बिमल जलान की है। प्रश्न नंबर 90, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 31 सीटें आवंटित हैं, ये सही होगा। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश में निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। तो यानी 1 और 2 दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों पहला कथन है वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आए थे। जेम्स प्रथम के दूत के रूप में तो भारत आए थे, लेकिन
1611 में नहीं आए थे दोस्तों, 1608 ईस्वी में आए थे, यानी यहाँ पे 1608 होना चाहिए था। दूसरा है वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। दोस्तों पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, क्योंकि वो तुर्की भाषा के ज्ञाता नहीं थे, वो जो थे अरबी भाषा के थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ना तो एक और ना ही दो। तो 1608 में आया था जेम्स प्रथम, और ये फारसी भाषा का जो है बहुत अच्छा ज्ञाता था, तुर्की का नहीं, फारसी यहाँ पर उत्तर होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक और ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 92 निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों जननी सुरक्षा योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी लाना था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 93 सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। दोस्तों जब भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देता है तो राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 94 है संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दोस्तों वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तो होता है लेकिन 4 सदस्य होते हैं, यहाँ पे 6 नहीं होगा। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, ये वाला भी गलत होगा, नीति आयोग को नहीं करता है। तो इस तरीके से एक और दो दोनों गलत हो जाएंगे, तो ना तो एक ना ही दो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 95 भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है। तो दोस्तों हांगुल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 96 भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है। पहला कथन है एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, यानी कि 1/3 से 1/3 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए, तो ये भी सही है, यानी एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, एक और दो दोनों। प्रश्न नंबर 97 है संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई, यानी टप्पा शैली किस मुगल सम्राट में सबसे ज़्यादा विकसित हुई, ये बताना है। ऑप्शन इसका जो सी है बिल्कुल सही होगा, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के दरबार में सबसे अधिक टप्पा शैली विकसित हुई थी। प्रश्न नंबर 98 भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा ऐसे कथन सही है। पहला कथन है उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, यानी जब उपराष्ट्रपति को अमान्य घोषित किया गया तो उससे पहले उपराष्ट्रपति ने जितने भी काम किए थे वो सभी मान्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दूसरा है उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होंगे, यानी कि जिस दिन उसे अयोग्य घोषित किया गया उपराष्ट्रपति को उसके पहले उसने जो भी काम किए उसे हटा दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा ये कथन कह रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसने पूर्व में जो भी काम किए हैं वो सभी मान्य होंगे। तो ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, तो केवल एक इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 99 है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला सूची में पुरातत्विक स्थल दिए गए हैं, दूसरे सूची में वर्तमान स्थान दिया गया है। दोस्तों जो नेवासा है वो कर्नाटक में पड़ता है, ऑप्शन नंबर इसका 3 से मिलान होगा। डीडवाना जो है राजस्थान में पड़ता है, और ईसमपुर आपका कर्नाटक में है, और गुडियाम गुफा जो है तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से 1 का 3 से मिलान हो जाएगा, 1 का 3 से, बी का 4 से, ए का 3 बी का 4 और सी का 1। तो इस तरीके से ए का 3 बी का 4 सी के 1 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 100 है एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है। पहला कथन है संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, तो ये सही है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, ये भी सही है। दोस्तों जो एससीओ सहयोग संगठन है, संघाई सहयोग संगठन, इसमें एससीओ फिल्म महोत्सव जो है आयोजित किया गया, और इसमें सबसे पहली फिल्म जो है तमिलनाडु की फिल्म का इसमें प्रकाशन हुआ। तो इस तरीके से इसमें दोनों कथन सही हैं, यानी एक और दो दोनों इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 101 है निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है।
पहला कथन है, यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि लौह अयस्क और एल्युमिनियम की मात्रा कम नहीं जबकि ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। तो केवल 1 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग या सही सुमेलित नहीं है। पहला है अधिकरण भाग 11 में, राज्य संघ क्षेत्र भाग 8 में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भाग 10 में और राज्य भाषा भाग 17 में। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी सी डी है ये तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल मिलान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 103 है, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक जाना है। तो दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल आप सभी को पता है, उसके बाद में गोबी मरुस्थल है। सबसे बड़ा सहारा है, उसके बाद गोबी मरुस्थल है। यानी सहारा मरुस्थल की बात करें तो लगभग 92 लाख स्क्वायर फीट में है, स्क्वायर मीटर और किलोमीटर में है। उसके बाद गोबी मरुस्थल जो है 12,95,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। तो इस तरीके से सबसे बड़ा सहारा, उसके बाद गोबी मरुस्थल हो जाएगा, फिर अरेबियन मरुस्थल होगा और फिर ग्रेट सैंडी। यानी कि सबसे छोटा ग्रेट सैंडी है, फिर अरेबियन यानी 1 और 2, 2 के बाद 4 और फिर 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर डी में है। तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा सहारा, फिर गोबी, फिर अरेबियन और फिर ग्रेट सैंडी। प्रश्न नंबर 104 है, दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है। ऑप्शन इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। प्रश्न नंबर 105 है, साधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सूचक संरचना और राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक साधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ये तो सही है। वैश्विक साधारणीय विकास रिपोर्ट प्रतिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक साधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 सही होगा। तो केवल 1 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 106, नीचे 2 कथन है जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, तो कथन तो सही है। कारण है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बना सकता है। तो जो कारण है वो तो सही है, लेकिन इसका जो सही व्याख्या कर रहा है वो नहीं कर रहा है, यानी व्याख्या भी करता है सही। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर इसकी सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 107 है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम है। दोस्तों जो होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1913 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। तो सबसे अंतिम जो होगा वो मोपला विद्रोह होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, मोपला विद्रोह। 1908 है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। तो जो कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कीटनाशक। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित था। तो एजेंडा 21 जो है दोस्तों सतत विकास से संबंधित था। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है बिल्कुल सही होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रश्न नंबर 110 है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवरों को मरुदमिद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 111 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं। दोस्तों उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों आपस में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो आयोडीन के होते हैं महत्वपूर्ण स्रोत। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। सत्य नहीं है पे ध्यान देना है। इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार से हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए तो सही है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। दोस्तों केंद्रीय सरकार के द्वारा नहीं होता, राज्य सरकार के द्वारा होता है।
यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। ये भी सही है। डी या सी, ए या सी, तो ए और सी दोनों सही हैं। यानी गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नदी होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। प्रश्न नंबर 115 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या रखा गया था? तो रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों जो वागीर है, INS वागीर, इसको शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी जो सीमांत निर्धारण करता है वो आलमगीरपुर करता है, जो मेरठ में पड़ता है यूपी के। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। PM गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है PM गति शक्ति योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। दूसरा है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन INIP में 7 इंजनों जिसमें सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधनों, जल मार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं में PM गति शक्ति ढांचे को जोड़ा जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, एक गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 119 है, मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया है? तो दोस्तों जो पहले मध्याह्न भोजन मिड डे मील चलता था उसे PM पोषण योजना के नाम दिया गया है वर्ष 2021 से। प्रश्न नंबर 120 है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों जो अल नीनो है प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं को प्रकट होने वाला शामिल है। यह गर्म धारा को पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पे 10 डिग्री गलत है, ये 3 से 4% तक का होता है, यानी 3 से 4 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है और 2 गलत है, तो केवल एक इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 121 है, सिवाना समुद्र और कालपक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? दोस्तों सिवाना समुद्र जल शक्ति के लिए और कलपक्कम जो है नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो दोस्तों 30 होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 123 है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी यानी NCMB स्थित है, कहाँ पर है? जामनगर गुजरात में स्थित किया गया है NCMB, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। प्रश्न नंबर 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी। दोस्तों हमीदा बानो बेगम जो हैं अलाउद्दीन खिलजी की नहीं, अकबर की पत्नी थी, तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल सही होगा। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, ये भी सही है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, ये भी सही है, लेकिन जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की नहीं जबकि अकबर की पत्नी थी। प्रश्न नंबर 125, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। खरीदादार कौन थे? तो खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी हुआ करता था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 127 है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है? पहला कथन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन के स्तर के संगणन के लिए। दूसरा ऑप्शन है रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए। तीसरा ऑप्शन है उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए। और चौथा है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जाँच के लिए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 128 है, नीचे 2 कथन है जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर कहा गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, ये सही है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी को शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, आर भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 129 है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है?
पहला कथन है सही अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। ये गलत हो जाएगा। जो कुछ दशाओं में नहीं, जब चाहे तब संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही, यानी केवल 2 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? दोस्तों, जो गंगा एक्सप्रेस वे बनवाया गया था उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना थी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास होगा? दोस्तों, ये सतत विकास कहलाएगा, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो शांति घोष जो है वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने वाली। बाकी सभी तीनों, यानी कनकलता बरुआ, मातंगिनी हजारा और अड़ा आसफ अली, ये तीनों लोग भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई थी। शांति घोष इसलिए नहीं शामिल हुई थी क्योंकि इन्होंने 1935 में एक बम धमाके में शामिल थी, जिनके लिए इनको जेल हो गई थी, इसलिए आंदोलन में शामिल नहीं हो पाई थी। प्रश्न नंबर 133 है, निम्नलिखित में से कौन प्रावधान नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? दोस्तों, जो पर्यावरण का संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण, ये मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व तो दोनों का भाग है। प्रश्न नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह और देश सही सुमेलित है? इगारका बंदरगाह जो है चीन में है, ये तो गलत है। इगारका बंदरगाह रूस में पड़ता है, यानी यहाँ पे रूस होना चाहिए था। जकार्ता इंडोनेशिया में है, रॉटरडम नीदरलैंड में, मॉन्टेविडियो उरुग्वे में है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इगारका चीन में। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो जब अंग्रेजी भाषा को शामिल किया गया था संविधान में, तब 15 वर्षों के लिए शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। और निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों, जो अनूठी उपहार योजना है, मात्र ये योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बाकी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। प्रश्न नंबर 137 है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो चंदौली जनपद में है। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? तो सुनील चोपड़ा को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 139 है, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का कथन विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? झांसी 11 मई 1857 वाला जो ऑप्शन है गलत होगा, क्योंकि 11 मई नहीं, जून 1857 को यहाँ पे विद्रोह चालू हुआ था झांसी में। बाकी बैरकपुर में 29 मार्च 1857 में, लखनऊ में 4 जून 1857 में, मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह चालू होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है? तो इसका विक्षेपित होने का कारण कोरोलियस बल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था? तो 1974 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित भंडार मिले हैं, ये सही होगा। भारत अनेक खनिजों और लिथियम, निकिल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, ये गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका निर्भर है, ये सही होगा, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे निकिल और कोबाल्ट वगैरह नहीं ज़्यादा थे। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 143 है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में पाई जाती है? तो समतापमंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों, जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, इसका सतत विकास का लक्ष्य नहीं माना गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। प्रश्न नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका जो ए है 2 फरवरी, ये विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 146 से विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, यानी ILO के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों, नाटू नाटू की रचना MM कीरावनी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा।
प्रश्न नंबर 148 है, 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने केंद्रीय करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 149 है, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? तो सिकंदर शाह ने इसको समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 150 है, जो इस वीडियो का और इस पेपर का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी और नदी सही सम्मिलित नहीं है? मालप्रभा कृष्णा नदी से की सहायक नदी है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और मंजरा गोदावरी की सहायक नदी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है, यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्राणहिता। प्राणहिता महानदी की नहीं, गोदावरी की सहायक नदी है, तो इसका गोदावरी यहाँ पर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये थे आज के यूपी पीसीएस प्री जीएस का एनालिसिस। उम्मीद है पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।